एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो लोग तेंजू से मिलने आते हैं उन्होंने उसे किडनैप कर लिया था। वो तेंजू से कहते हैं कि उसे अपने बीएफ यानी कि एनबे को बुलाना होगा और उन्हें पैसे दिलवाने होंगे, वरना वो उसे नहीं जाने देंगे। तेंजू उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि एनबे उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन उनमें से कोई भी उसे सुनने के लिए तैयार नहीं था। बचने के लिए तेंजू कहती है कि उसके पास उसका फ़ोन नहीं है, तो वो लोग उसे अपना फ़ोन भी दे देते हैं, जिस पर तेंजू उसे फिर से कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और वो ना उसे छुड़ाने आएगा और ना ही पैसे देगा। तेंजू के किडनैपर्स को लगता है कि वो झूठ बोल रही है और इसीलिए वो तीनों उसे फूड स्टोरेज फ्रीजर में बंद कर देते हैं। पहले तेंजू इस बात को नहीं समझती, लेकिन जब समझती है तो जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि वो उसे बाहर निकाले वरना वो वहीं जम जाएगी। लेकिन उसकी बातें सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था, मगर टेलीपैथी के कारण ये सारी बातें एनबी तक पहुँच जाती है। वो तेंजू से कहता है कि क्या उसे मालूम है कि वो कहाँ है और क्या वो उसे अपना एड्रेस बता सकती है, जिस पर तेंजू चिढ़ते हुए कहती है कि क्या वो अपना मुंह बंद रख सकता है, क्योंकि इस वक्त वो लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहती और उसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना वो किडनैपर्स को और भी ज़्यादा यकीन हो जाएगा कि वो उसका बॉयफ्रेंड ही है और वो ऐसा नहीं चाहती। कुछ देर में वो सब उसे खुद ही बाहर निकाल देंगे। एनबे ये उसे समझाने की कोशिश करता है, ऐसा करने से उसे प्रॉब्लम होगी और फिर से वो उसकी मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगेगी। तेंजू उसे बड़े एटीट्यूड के साथ कहती है उससे मदद कोई एक डॉग ही मांग सकता है। उसकी बातें सुनकर एनबे का मूड खराब हो जाता है, वो चुपचाप जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। सीन तेंजू के दोस्त सेंसन की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि ड्रंक हालत में अभी भी एनबे के घर के कोच पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ ज्याओ आता है, जिसे सेंसन तेंजू समझती है और उसे कहने लगती है कि किस तरह से एक आदमी ने उसे चीट किया, ये कहकर कि वो ज्याओ को जानता है। वो राइटिंग करती है, लेकिन उसका दिया एनवेलप ज्याओ खोला भी नहीं था और इतना कहकर वो अपने हाथ पैर इधर उधर चलाने लगती है। उसकी बातें सुनकर ज्याओ को हंसी आने लगती है। वो उससे चलने के लिए कहता है, जिसका जवाब में सेंसन कहती है कि वो उसे उठा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत हैवी है। ज्याओ को फिर से हंसी आ जाती है और वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है, लेकिन सेंसन अब भी तेंजू का ही नाम बरबरा रही थी। सीन वापस से तेंजू की तरफ शिफ्ट होता है। अब तक लगभग वो जम चुकी थी, ऑल्दो हमें उसके लिए बुरा लगना चाहिए, लेकिन उसे देखकर हमें हंसी आने लगती है। तेंजू हार कर एनबे को पुकारती है और कहती है कि वो उसे बचाने के लिए आ सकता है, वो उसे परमिशन दे रही है, लेकिन वो ये ना सोचे कि वो उससे मदद मांग रही है, अगर वो खुद चाहे तभी आए। एनबे उससे कहता है कि अभी तो कुछ देर पहले किसी ने कहा था कि मुझसे कोई डॉग ही मदद मांग सकता है। ये सुनकर तेंजू को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। एनबे उसे एश्योर करता है कि वो जल्दी उसके पास पहुंच जाएगा और अपनी कार तेंजू के पास जाने के लिए भगाने लगता है। वहीं तेंजू खुद से कहती है कि पहली बार उसकी ये बेकार टेलीपैथी किसी अच्छे बात के लिए काम आई है। फिर वो किसी तरह खड़ी होती है और उसी फ्रीजर में कूदने लगती है खुद को गर्म करने के लिए। वहीं बाहर किडनैपर्स बैठकर कार्ड खेल रहे होते हैं। तभी उनका हेड कहता है कि उन्हें तेंजू को देखने जाना चाहिए, वो उसे मार नहीं सकते। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है, जिसमें एनबे बाहर आता है और उनके पास आकर तेंजू के बारे में पूछता है। वो पूछते हैं कि वो कौन है। जवाब में एनबे कहता है कि वो जिसे ढूंढ रहे हैं उसके सामने आने पर वो उसे पहचान भी नहीं रहे हैं। वो समझ जाते हैं कि ये तेंजू का बॉयफ्रेंड है। उनका लीडर्स उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो काफ़ी हैंडसम है, तेंजू की पसंद काफ़ी अच्छी है। एनबे उन्हें वार्न करता है कि वो जो कर रहे हैं वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसके लिए उन्हें सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इसका कोई फर्क उन पर कहाँ पड़ने वाला था। वो हंसने लगते हैं तो एनबे ये लीडर के हाथ में एक नोट पकड़ा देता है, जिससे उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है क्या वो उन्हें भिखारी समझ रखा है। जिस पर एनबे उसे समझाते हुए कहता है कि ये उनके इलाज के लिए पैसे हैं और उनके दोनों साथियों को एक एक पंच में ही गिरा देता है। उसकी आंखों में देखने पर तीनों हिप्नोटाइज हो जाते हैं और लीडर के हाथ में पकड़ी सिगरेट एक गैस के पाइप पर जाकर गिर जाती है। वो तीनों किसी रोबोट की तरह एनबे को तेंजू के पास ले जाते हैं। वो उसके पास जाता है। देखने में तो ये बड़ा ही रोमांटिक रहता है, लेकिन तेंजू उसके मुंह पर ही छींक देती है। वो अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि वो घर कैसे जाएंगे और तेंजू अपने जमे हुए पैरों के साथ कैसे चलेगी। तभी जोर का एक ब्लास्ट होता है और चारों तरफ आग फैल जाती है। अभी वो कुछ समझ ही पाते कि दोबारा से एक ब्लास्ट हो जाता है और इसका असर एनबे पर होता है। एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एनबे एक बच्ची को आग से बचा रहा होता है, जो कि तेंजू ही थी। उसके असर से वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और जैसे वो गायब होने लगता है, जिससे तेंजू भी नोटिस करती है। वो किसी तरह उसे बाहर लेकर आती है, जिसके बीच वो सिर्फ उससे पानी मांग रहा होता है और घर चलने के लिए कहता है। रास्ते में तेंजू एनबे को इतनी कमज़ोर हालत देखकर उसे ना मरने के लिए कहती है, जिसके जवाब में एनबे कहता है कि अगर उसने बोलना बंद नहीं किया तो शायद वो ज़रूर ही मर जाएगा। इसी बीच हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एनबे एक लड़की को बचाता है। फिर एक लड़की उसे समुद्र के किनारे घसीटते हुए लेकर पानी में जा रही होती है।
घर पहुंचने के बाद तेंजू एनबे को पानी से भरे हुए बाथटब में लिटा देती है और उसे देखती ही रहती है। एनबे धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है और वो तेंजू को थैंक्स कहता है कि उसने उसकी जान बचाई। तेंजू उसके जवाब में कहती है कि उसे थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने भी उसकी जान बचाई थी। एनबे उससे कहता है कि उसने तेंजू की जान उस स्टोन के लिए बचाई थी जो कि उसके गले में है, लेकिन तेंजू ने उसकी जान बिना किसी ज़रूरत और मतलब के बचाई है। अगले सीन में हम सेंसेन को उठते हुए देखते हैं, जो पहले तो ये सोचती है कि वो अपने घर में कैसे आ गई, और फिर उसे याद आता है कि तेंजू को किसी ने किडनैप कर लिया और वो भागकर कहीं जाने लगती है। सीन चेंज होता है। फेंग अपनी पेंटिंग को ज़मीन पर बैठकर देख रहा होता है क्योंकि उसे यकीन था कि ये उसने ही बनाई है। मिस्टर हुआ के आने पर वो कहता है कि किसी फेरी ने उसे बनाया है, जिसे सुनकर वो बहुत इरिटेट होते हैं और साथ में उसे पागल भी समझते हैं। सीन चेंज होता है जहाँ एनबे गार्डन में ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा होता है और उसे परफेक्ट करने के चक्कर में रहता है। वहीं तेंजू भी अंदर किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती है कि तभी उसके सबकॉन्शियस माइंड से अच्छी और बुरी तेंजू उसके सामने लड़ने लग जाती है कि वो एनबे के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर सही कर रही है या फिर गलत। लेकिन उतने में वो ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती है, जहाँ वो बाहर एनबे को सब सही ढंग से अरेंज करते हुए देखती है। एनबे जब उसे देखता है तो उसे बड़े प्यार से चेयर पर बिठाकर कहता है कि ये सब उसके लिए ही है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। लेकिन तेंजू को यकीन नहीं होता कि उसने ये सब किया है और वो सोचती है कि एनबे ने उसके खाने में ड्रग मिला दी है। लेकिन वो ये भूल जाती है कि एनबे उसकी मन की बात को सुन सकता है और वो उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सोच रहा था कि उसने तेंजू के साथ बहुत ही गलत किया और अब वो उसे जाने देगा। ये सुनकर तेंजू शॉक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हुआ फेंग को कमरे में बंद करके कहते हैं कि जब तक वो कॉमिक का स्टोरी बोर्ड नहीं तैयार करता तब तक उसे बाहर नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन वो एक फेरी को ढूंढने के लिए पैम्पलेट्स का डिज़ाइन बनाता है। जब मिस्टर हुआ को पता चलता है तो वो बहुत ही गुस्सा करते हैं, लेकिन वो कहता है कि जब तक उससे फेरी को ढूंढने का काम नहीं किया जाएगा वो स्टोरी बोर्ड नहीं बनाएगा। और मिस्टर हुआ को समझ नहीं आता कि उसकी इस बचकानी सी जिद का क्या जवाब दे। वहीं सीन वापस से तेंजू और एनबे पर शिफ्ट होता है, जहां एनबे तेंजू को अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि वो जिस तरह से चाहे इस पैसे को खर्च कर सकती है। तेंजू उसे मना करती है, लेकिन एनबे बहुत इंसिस्ट करता है और कहता है कि एक दिन अर्थ से वो अपने प्लेनेट पर वापस चला जाएगा और यहाँ की प्रॉपर्टी उसकी किसी काम की नहीं होगी। कम से कम वो ऐसा करके तेंजू की मदद भी करेगा और उसने जो अब तक उसके साथ गलत किया है उसके लिए थोड़ा रिपेंट भी करेगा। फिर वो तेंजू को खाने के लिए कहता है, जो कि वो खुशी खुशी खाने लगती है और कहती है कि सब बहुत ही टेस्टी है। और बातों बातों में वो बताती है कि जब वो अपने आंटी के यहाँ रहा करती थी तो उसे और उसकी ग्रैंडमा को बस बचा हुआ खाना खाने के लिए मिलता था और ऐसा खाना खाना बस उसका ड्रीम ही था। और उसने डिसाइड किया था कि वो अमीर जब हो जाएगी तो वो बहुत सारा टेस्टी डिशेस खाया करेगी। एनबे उसे कहता है कि उसका ड्रीम बहुत ही क्रिएटिव है और वो तेंजू का बनाया ब्रेकफास्ट टेस्ट करता है और कुछ सेकंड में वो अजीब सा मुंह बनाने लगता है। तेंजू उसे कहती है कि उसे ऐसा फेस बनाने की जरूरत नहीं है, खाना बस थोड़ा सा ही जला है। लेकिन एनबे का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता और वो अपना सिर प्लेट में ही दे मारता है। सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि एनबे सच में बेहोश हो गया था वो खाना खाकर। जब उसे होश आता है तो वो तेंजू को कहता है कि वो अपने ग्रैंडमा से मिलने के लिए जा सकती है, वो अब ठीक है। तेंजू का मन नहीं होता, लेकिन एनबे उसे इंश्योर करता है कि वो नहीं मरेगा। तेंजू दरवाजे तक तो जाती है लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती। सीन सेंसेन पर शिफ्ट होता है, जो तेंजू के आंटी के यहाँ जाकर उसकी आंटी के फियांसे जिसने तेंजू का किडनैप किया था उसे तेंजू के बारे में पूछती है। लेकिन वो जवाब के बजाय कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है और फिर से ये कहते बाहर जाता है, जहाँ उसके दोनों साथी एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे होते हैं और उसके वहाँ जाने पर उसे भी मारने लगते हैं। जो अपनी कार में बैठा फेंग सब कुछ देख रहा होता है, वो वहाँ तेंजू को ढूंढने के लिए आता है। सेंसेन बाहर आकर फिर से उन सबसे तेंजू के बारे में पूछती है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। तभी फेंग आकर उसे तेंजू के बारे में पूछता है और अपना नाम बताता है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। सीन वापस से एनबे और तेंजू की तरफ शिफ्ट होता है। एनबे जब अपनी आंखें खोलता है तो वो तेंजू को अपने सामने देखता है और उसे ना जाने की वजह पूछता है। तेंजू कहती है कि उसकी वजह से एनबे की ये हालत हुई है, इसीलिए वो उसका ध्यान रखेगी और उसे एक ड्रिंक देती है और कहती है कि ये एक मेडिसिन है। वो उसे किसी तरह से पी लेता है और उस ड्रिंक के पीते ही वो गैस पास करता है और उसे लूज मोशंस भी होने लगते हैं। वो वॉशरूम भाग कर जाता है और तेंजू से पूछता है कि उसने उसे क्या दे दिया। तेंजू उसे जवाब देती है कि ऑल्दो कि वो एलियन है लेकिन उसकी बॉडी तो ह्यूमन की तरह ही है। उसने उसे स्टोमक को क्लियर करने के लिए एक ड्रिंक दी होती है, लेकिन इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाती क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्मेल हो रही थी। थोड़ी देर में वो उसे पत्ते और टमाटर देती है खाने के लिए,
बेचारे का ख्याल रखने से ज़्यादा तो वो उसे टॉर्चर कर रही थी। इसके बाद वो उसे उसके बेडरूम में सोने के लिए ले जाती है, लेकिन वो मना कर देता है। तेंजू उसे धमकी देती है कि उसे उसका शेड्यूल फॉलो करना होगा। बेचारा एनबे कुछ कह नहीं पाता है। सीन फेंग और उसके मैनेजर पर शिफ्ट होता है, जो कहता है कि कब तक वो उस लड़की को ढूंढता रहेगा, अब तो 10 साल हो चुके हैं। जोसुन फेंग किसी सोच में पड़ जाता है। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है और वांग आता है, जो क्रिएटिव डायरेक्टर है, जो फेंग को एक इवेंट के लिए इनवाइट करने के लिए आया हुआ है, क्योंकि वो बहुत फेमस और यंग और हैंडसम भी है। लेकिन फेंग का मैनेजर मना कर देता है और फेंग से कहता है कि अगर उसने इस इवेंट के लिए हाँ किया तो उसके पास 3 महीने तक गेम्स खेलने का टाइम नहीं होगा। ये सुन फेंग उसे तुरंत ही मना कर देता है और मैनेजर उसे बाहर निकाल देता है। सीन एनवे पर शिफ्ट होता है, जिसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है। तेंजू जब उसे देखती है तो कहती है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसकी केयर करने के बाद उसका हालत और भी ज़्यादा खराब हो गया है। बेचारा एनवे सिर्फ अपना सिर ही हिला पाता है। तेंजू से बोलती है कि उसके पास बस 3 रास्ते हैं, जो कि उसने एलियंस को ठीक करने के लिए हॉलीवुड मूवीज से सीखा। पहला साइंस, और वो बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स ले आती है, जो देखकर एनबे को अपने लिए डर लगने लगता है। फिर वो मैजिक करती है और एक अजीब सी कॉस्ट्यूम पहनकर उल्टे सीधे स्पेल्स पढ़ने लगती है। लास्ट में वो प्यार का नाम लेती है, लेकिन इसे करने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो पूछती है कि क्या कोई ऐसा है जिसे वो पसंद करता है, या फिर कोई ऐसा जो उसे पसंद करती है। एनबे का जवाब ना में होता है। सीन चेंज होता है। एनबे अपने रूम में सोने के लिए जाता है। वहीं तेंजू भी आ जाती है और उसे चेक करने लगती है। उसकी हार्ट बीट चेक करते वक्त वो डांस करने लगती है और वो एनबे को भी अपनी हार्ट बीट सुनाती है। किसी तरह से तेंजू सो जाती है और उसके खराटों से एनबे की आंखें खुल जाती है और वो किसी तरह खुद को बचाते हुए थोड़ा मार खाते हुए बाहर पहुंच जाता है और अपना फेवरेट कुछ खाने लगता है। अपने पैरट के साथ सीन अगली सुबह पर शिफ्ट होती है, जहां एनबे को कुछ सिग्नल्स मिलते हैं कि ज़्याओ कहीं आसपास ही है। वो उसके पीछे बाहर चला जाता है और ज़्याओ उसके घर के अंदर चला आता है, लेकिन लिफ्ट से निकलने पर वहाँ एनबे ही होता है। लेकिन उसकी हरकतें अजीब होती है। वो अपने घर को ही बहुत ध्यान से देख रहा होता है। वहीं हम एनबे को दूसरी तरफ एक खाली जगह में देखते हैं, जो कि किसी को ढूंढ रहा था। इसका मतलब ये था कि जो घर के अंदर था वो असली एनबे नहीं था। सीन चेंज होता है और घर वाला एनबे तेंजू के पास पहुंच जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। इसी बीच तेंजू की नींद खुल जाती है। वो उसे पूछती है कि वो उसे इतने ध्यान से क्यों देख रहा है, जिसके जवाब में वो कहता है क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है। और तेंजू जोर से व्हाट चिल्लाती है। और बस इसी के साथ एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।